स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीत मील, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर, पाली। आज आपको बीए थर्ड ईयर के आर्थिक भूगोल के जो हमारा संसाधन का चैप्टर चल रहा था, उसके अंदर हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आज हम संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। ये हम आपको संसाधनों के बारे में जो पिछले चैप्टर में बात कर रहे थे तो आपको बताया था कि संसार के अंदर पाए जाने वाली वो वस्तुएं या विशेषताएं जो मनुष्य के काम आती हैं वो संसाधन कहलाती हैं। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जिनके निर्माण का मूल स्रोत प्रकृति है तथा सभी मानवीय प्रभाव से नवीन स्वरूपों में स्थापित हो जाते हैं। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधनों को मनुष्य अपनी आवश्यकताएं, अपनी विशेषताएं, अपनी पूंजी, ज्ञान, तकनीक के द्वारा अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के रूप में उनको मॉडिफाई कर देता है। इस प्रकार प्रकृति मानव के लिए संसाधन का निर्माण करती है जिनको मानव अपने प्रयासों, इच्छाओं, तकनीकी दक्षता से अपने योग्य बनाता है। मनुष्य अपने वातावरण से संसाधनों का दोहन करके आर्थिक तंत्र को मजबूत करता है। वह भौतिक वातावरण को परिवर्तित करता है और उसकी रुचि, कौशल तथा शक्तियों पर निर्भर करता है। यानी मनुष्य अपनी विशेषताओं, अपने कौशल, अपने रुचि, अपने ज्ञान और तकनीक से प्रकृति में पाए जाने वाली वस्तुओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कर लेता है, रूपांतरित कर लेता है। तो जो संसाधनों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। अलग अलग भूगोलविदों ने, वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से संसाधनों का वर्गीकरण किया है, लेकिन एक सर्वमान्य आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण है उसको हम निम्नलिखित प्रकार से बता सकते हैं। पहला है उपयोग की सततता पर आधारित, यानी कोई संसाधन कितने लंबे समय तक लगातार उपयोग में लाया जा सकता है। यानी रेगुलर रूप से किसी संसाधन को कितने समय तक हम लगातार उपयोग में ले सकते हैं। उसके आधार पर नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन और चक्रीय संसाधन। यानी उपयोग की सततता के आधार पर संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है: नवीनीकरणीय योग्य, अनवीनीकरणीय योग्य और चक्रीय संसाधन। फिर है उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, यानी संसाधनों की उत्पत्ति किससे होती है उसके आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है: जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज। तीसरा उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण। उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण के आधार पर संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: ऊर्जा संसाधन, कच्चा माल और खाद्य पदार्थ। फिर उनका आगे और वर्गीकरण होता रहता है। जैसे ऊर्जा संसाधनों को हम समाप्य और असमाप्य आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। कच्चा माल आधारित संसाधनों को हम खनिज संसाधन, वनस्पति संसाधन, पशु और जीव जंतु संसाधनों में डिवाइड कर सकते हैं। वनस्पति संसाधनों को हम उसके बाद में प्राकृतिक और कृषिगत संसाधनों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों को हम खनिज, वनस्पति और पशु और जीव जंतु के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार संसाधनों का वर्गीकरण काफ़ी लंबा चौड़ा वर्गीकरण है और इसके अतिरिक्त भी संसाधनों के कई प्रकार के वर्गीकरण पाए जाते हैं। अब इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। नवीनीकरण या नवीनीकरणीय संसाधन। इस श्रेणी में वे संसाधन आते हैं जिनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है। इस हेतु भौतिक, यांत्रिक या रासायनिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी किसी संसाधन का, कोई वस्तु का यदि हम पुनरुत्पादन कर सकें तो वो संसाधन क्या कहलाता है, नवीनीकरणीय योग्य संसाधन कहलाता है। अतः जब इनका नवीनीकरण संभव है तो ये संसाधन क्या कहलाते हैं, असमाप्य संसाधन कहलाते हैं।
उदाहरण के लिए हम ये कहें कि जैसे वनों के एक क्षेत्र में काटे जाने के उपरांत नए वन उग जाते हैं, यानी किसी जंगल को हम एक बार साफ कर दें एक क्षेत्र में से, छोटे से क्षेत्र में से, तो वहाँ पर दोबारा से वन उगना संभव है। पेड़ को काट लें तो दोबारा पेड़ उगना संभव है। वायु को काम में ले लें तो दोबारा वायु चलती रहती है। सूर्य की रोशनी को काम में लें तो वो ख़त्म नहीं होती है। भूमि के अंदर हम लगातार जो धराता है, हमारी धरा या धरातल है, उसको हम लगातार काम में लेते रहते हैं, फिर भी उनका क्या है, वो लगातार चलते रहते हैं। तो इस प्रकार के संसाधन जो एक लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक लगातार चलते रहें, उनको क्या कहते हैं, नवीनकरणीय या असमाप्य संसाधन कहते हैं। दूसरा अनवीनकरणीय संसाधन। संसाधनों के सतत उद्योग की श्रेणी में ऐसे संसाधन जिनका एक बार दोहन के उपरांत उनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है, यानी ऐसे संसाधन जिनको एक बार काम में लेने के बाद में उनका दोबारा से काम में लेना संभव नहीं है, उनको अनवीनकरणीय संसाधन कहते हैं। या ऐसे संसाधन होते हैं जिनको एक बार काम में लेने के बाद में उनकी पुनर्पूर्ति बहुत लंबे समय बाद में होती है, 200 साल, 250 साल, 500 साल, 1000 साल बाद में। तो ऐसे संसाधन जो होते हैं वो भी अनवीनकरणीय संसाधनों में ही गिने जाते हैं। जैसे हमारे विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं, जैसे कोयला है, कोयले को एक बार काम में ले लिया, या खनिज तेल है, उस खनिज तेल को एक काम में ले लिया, या प्राकृतिक गैस है, उसको एक बार काम में ले लिया, या लोहा है, एल्यूमिनियम, या कई प्रकार के जो प्रकृति में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हैं, उनको यदि हम एक बार काम में ले लेते हैं तो दोबारा से उनके उत्पादन या तो संभव नहीं है या बहुत लंबे समय बाद में उनका उत्पादन संभव है। तो ऐसे संसाधनों को अनवीनकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। फिर चक्रीय संसाधन। पृथ्वी पर ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, यानी एक ही संसाधन को हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं। एक बार ले लिया, दोबारा ले लिया, तीसरी बार ले लिया, चौथी बार ले लिया, तो वो चक्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे जल संसाधन को विभिन्न समय में विभिन्न रूपों में उपयोग में लिया जा सकता है, इस प्रकार लोहे को भी कई प्रकार से उपयोग में लिया जा सकता है। यानी एक संसाधन का हम एक बार उपयोग में लेने के बाद में दोबारा यदि उसको उपयोग में ले सकते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, चक्रीय संसाधन कहा जाता है। फिर है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार के संसाधन अलग अलग अवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम भौतिक या अजैविक, द्वितीयक जैविक। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, अजैविक संसाधन और जैविक संसाधन। अजैविक और जैविक संसाधन परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। स्वयं मानव एक जैविक संसाधन है जो पृथ्वी के स्थलीय स्वरूपों में परिवर्तित करते हुए क्रियाशील रहता है। इस आधार पर मनुष्य ने सांस्कृतिक विकास किया है। इनके एक दूसरे से अंतर संबंधित रहने पर भी अनेक भिन्नताएं इनमें पाई जाती हैं। यानी एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी जैविक और अजैविक संसाधनों में कई प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। अजैविक संसाधन, अबायोटिक रिसोर्सेज। इस श्रेणी के अंतर्गत अजैविक या अकार्बनिक संसाधन आते हैं जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती है। जिनमें क्या अजैविक संसाधन क्या होते हैं, ऐसे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती, इनका नवीनीकरण संभव नहीं है। यानी जिनके अंदर खुद के अंदर पुनरुत्पादन की क्षमता नहीं होती, वो संसाधन भौतिक संसाधन या अनवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं और इनके नवीनीकरण संभव नहीं है। यानी इनमें पुनरुत्पादन संभव नहीं होता है, इसलिए ये एक बार समाप्त होने के बाद में दोबारा से काम में लेना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से अजैविक जो संसाधन वो होते हैं जो एक बार समाप्त होने के बाद में उनका दोबारा से पुनरुत्पादन संभव नहीं होता। अतः समाप्त संसाधनों की श्रेणी में होने के कारण इनका पोषणीय अनुपातिक दोहन ही अनिवार्य, यानी जितनी ज़रूरत हो उतना ही इनका दोहन करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक इनका आर्थिक लाभ के लिए दोहन नहीं किया जाना चाहिए। जल, जमीन तथा खनिज इसके मुख्यतः उदाहरण हैं। अजैविक संसाधनों के वितरण में असमानता पाई जाती है। यानी अजैविक जो संसाधन होते हैं, कुछ राष्ट्रों के पास में तो इनकी बहुत भारी मात्रा में उपलब्धता है और कुछ राष्ट्रों में इनकी उपलब्धता बहुत कम है।
हमने पहले जब बात की थी अमेरिका और जापान के बारे में, तब भी हमने इस बारे में बताया था कि अमेरिका के पास में प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बड़ा भंडार है। चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ये वो राष्ट्र हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बहुत अधिक धनी है। लेकिन दूसरी तरफ जापान जैसे राष्ट्र हैं जहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत कम या बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, संसार के अंदर असमानता पाई जाती है। तो भौतिक संसाधन मुख्यतः प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन हैं जो पृथ्वी पर विभिन्न स्वरूपों में विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। मानवीय सभ्यता के उद्भव के पश्चात इनकी उपयोग प्रारंभ हुआ है। भौतिक संसाधनों को मानव ने अनेक रूपों में परिवर्तित किया है। ये परिवर्तन ऐसे स्थानों पर नहीं हो पाया जहाँ मानव ने अनेक रूपों में परिवर्तन ऐसे स्थानों पर नहीं हो पाया जहाँ मानव ने प्रकृति के साथ समायोजन कर लिया है, जैसे ग्रीनलैंड एवं अंटार्कटिका। यानी मानव ने इन प्राकृतिक संसाधनों को मॉडिफाई कर दिया अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने ज्ञान और तकनीक से। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ ये प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक अवस्था में ही पाए जाते हैं, क्योंकि अभी तक मनुष्य का वहाँ या तो पहुँच नहीं सके हैं, या मनुष्य की वहाँ इतनी आबादी नहीं है कि वहाँ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सके, या आर्थिक रूप से ये पोषणीय नहीं है। इस कारण अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, ऐसे स्थानों पर जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का अभी तक उपयोग संभव नहीं हुआ। जैविक संसाधन, जैव मंडल में स्थित अनेक निश्चित जीवन चक्र वाले संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। वन, वन्य प्रणाली, पशु, पक्षी, वनस्पति तथा अन्य छोटे तथा सूक्ष्म जीव संसाधनों के उदाहरण हैं। जीवाश्मों के कायांतरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने के कारण कोयला तथा खनिज तेल को भी जैविक संसाधन ही कहते हैं। तो कोयला और खनिज तेल को भी क्या माना जाता है, जैविक संसाधन माना जाता है, क्योंकि एक्चुअली में ये वनस्पति और जीव जंतुओं के मोडिफिकेशन से इनकी उत्पत्ति हुई है। इनमें कुछ का नवीनीकरण हो सकता है जैसे वनस्पति हैं आदि, जबकि कुछ का नवीनीकरण नहीं हो सकता जैसे खनिज तेल। इन संसाधनों को मानवीय क्रियाओं के द्वारा ने प्रभावित किया है। ऐसे संसाधनों की मात्रा में वृद्धि या कमी भी की जा सकती है। पशुपालन, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण आदि कार्यों से जैविक संसाधनों को बढ़ा सकते हैं, जबकि वनोन्मूलन, विभिन्न प्रकार के जीवों का शिकार आदि में कमी भी लाई जा सकती है। जैविक संसाधनों के दोहन में तकनीकी ज्ञान का उपयोग के प्रभाव पड़ता है। ये चल संसाधन माने जाते हैं। जैविक संसाधनों के वितरण में भौगोलिक घटनाओं की प्रमुख भूमिका रहती है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में सघन वनस्पति मिलती है, जबकि ठंडा क्षेत्रों में इसका अभाव पाया जाता है। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले जो जैविक संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का पाए जाने में प्रकृति की बड़ी भूमिका होती है। जहाँ इनको उपयुक्त वातावरण मिलता है वहाँ पर इनकी संख्या अधिक पाई जाती है, और जहाँ वातावरण इनके उपयुक्त नहीं होता, इनके आवास के लिए उपयुक्त नहीं होता, वहाँ इनकी संख्या बहुत कम पाई जाती है। ये बहुत रेयर मात्रा में ही मिलते हैं। जैविक संसाधनों में अजैविक संसाधनों की अपेक्षा अधिक विभिन्नता मिलती है। तो ये थे आपके उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, जैविक और अजैविक। अब उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण। किस पर आधारित वर्गीकरण? उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण। प्रकृति में विभिन्न रूपों में वितरित संसाधनों का दोहन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। इस प्रकार उद्देश्य या संसाधन उपयोगिता के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया है। ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। ऊर्जा संसाधनों द्वारा शक्ति के साधनों का विकास किया जाता है। यातायात के साधनों के संचालन में, उद्योगों व अन्य यांत्रिक कार्यों में इस शक्ति का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में ऊर्जा संसाधनों को किसी भी देश के विकास का मानक माना गया है। यानी किसी भी देश के अंदर जितना ज़्यादा ऊर्जा संसाधनों का उपयोग होता है वो देश उतना ही विकसित माना गया है, क्योंकि ऊर्जा की मुख्यतः जो उपयोगिता होती है वो या कारखानों में, इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और जहाँ ये इनका ज़्यादा उपयोग होता है वो देश अपने आप में औद्योगिक रूप से संपन्न राष्ट्र माना जाता है, विकसित राष्ट्र माना गया है। आर्थिक विकास की दर ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ऊर्जा संसाधनों में समाप्य तथा असमाप्य दोनों ही प्रकृति के संसाधन माने जाते हैं। समाप्य या नवीनीकरण के अयोग्य संसाधनों की श्रेणी में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि प्रमुख हैं। वन, जल, विद्युत, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा आदि को नवीनीकरणीय या असमाप्य ऊर्जा की श्रेणी में रखा गया है। यानी ऊर्जा संसाधन नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय दो भागों में हमने इनको बांट दिया है। नवीनीकरणीय अनवीनीकरणीय संसाधनों की श्रेणी में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस को शामिल किया गया है,
और निम्नलिखित संसाधनों के अंदर मुख्यतः जल विद्युत है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इनको शामिल किया जाता है। फिर सेकेंड है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। कच्चा माल औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। खनिज पदार्थ, भूगर्भ से खोदकर निकाले गए पदार्थों को खनिज पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है। यानी पृथ्वी की ऊपरी धरातल को खोदकर उसके आंतरिक भाग से जो पदार्थ निकाले गए हैं उनको खनिज पदार्थ कहा गया है। इनमें लो एस्क, एलोय धातुएं, गंधक, नमक, चूना पत्थर, चिक्का, बालू, इमारती पत्थर, अन्य मिश्र धातुएं शामिल हैं। वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त प्रमुख एवं गौण उपजें इस श्रेणी में आते हैं। इनमें लकड़ी, रेशेदार उत्पाद, गोंद, रबर, तेल, बीज, छालें और शैवाल अनेक प्रकार के कृषि उत्पाद शामिल हैं। पशु, पशुओं को भी कच्चे माल की श्रेणी में रखते हैं। पशुओं से कच्चे माल के रूप में खालें, समूर, सींग, तेल, चर्बी, ऊन, बाल, रेशम, हड्डियाँ प्राप्त होती हैं। उत्पादित पदार्थ, इसमें रेशे, बागानी रबड़, तिलहन, बीज, इत्र निकालने वाले फूल आदि सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार से कच्चे माल के आधार पर खनिज पदार्थ, वनस्पति, पशु और उत्पादित पदार्थ को शामिल किया गया। खाद्य पदार्थ, मनुष्य प्राचीन काल से खाद्य संग्राहक रहा है। खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं। खनिज, इसमें भोजन में अधिकांश चट्टानों से प्राप्त नमक सम्मिलित है जो मुख्यतः खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। वनस्पति, हम भोजन का अधिकांश भाग वनस्पति उत्पादों से प्राप्त करते हैं। वनस्पति उत्पादों में फल, कंदमूल, पत्तियां, मशरूम आदि शामिल हैं। पशु एवं जीव, पशुओं एवं जीव जंतुओं से प्रमुखतः गौण उपजे प्राप्त करते हैं। मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे हमारे एक सामान्य सा वर्गीकरण था। इसके अलावा स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। यानी जो संसाधन है उन पर स्वामित्व किसका है। तो पहला उसके आधार पर है अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौमिक संसाधन। संपूर्ण विश्व में मानव कल्याण के लिए उपयोगी वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक पर्यावरण इस प्रकार का विश्वव्यापी संसाधन है। पृथ्वी पर स्थित महासागर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हैं, लेकिन इनका उपयोग कुछ सक्षम देश ही कर पाते हैं जिनकी सागरीय स्थिति है। सूर्य के प्रकाश का उपयोग भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका आदि देश सभी देश कर सकते हैं जिनकी स्थिति सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति में है। सर्वाधिक सूर्य का प्रकाश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राप्त होता है। यानी संसार के अंदर पवन है, सूर्य का प्रकाश है, समुद्री संसाधन है, कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए किया जा सकता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। फिर आपका राष्ट्रीय संसाधन, ग्लोब पर स्थित किसी भी देश की सीमाओं में विद्यमान संपदाओं को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि लंकाशायर कोयला क्षेत्र इंग्लैंड का, पेंसिल्वेनिया कोयला क्षेत्र अमेरिका का, कालगुडी सोनखानी ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय संसाधन है। यानी किसी देश की सीमा के भीतर जो संसाधन पाए जाते हैं वो संसाधन उस देश के राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, किसी व्यक्ति की निजी चल अचल संपत्ति उसका व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। पारिवारिक संपत्ति, भूमि, भवन, नगद धनराशि, स्वास्थ्य, उत्तम चरित्र, ईमानदारी तथा मानसिक क्षमता एवं कौशल आदि व्यक्तिगत संसाधन हैं। यानी किसी के जो व्यक्तिगत ज्ञान है, किसी व्यक्ति के पास में कोई तकनीक है उसके पास में, या उसके पास में चल अचल संपत्ति है, ये चल अचल संपत्ति क्या होती हैं, किसी के व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने आज संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम संसाधनों के संरक्षण के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।